बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं एमके प्रिपरेशन में फ़िज़िक्स की जो नई लेक्चर सीरीज़ है वो चल रही है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हुए हैं जो डायनामिक्स के अंदर फोर्स और फोर्स की वजह से जो मोशन काज होती है उसको डिस्कस किया डिटेल के साथ। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन को समझने के लिए सिंपल से एग्जांपल है, अगर आप किसी बॉल को रोल करते हैं ग्राउंड के ऊपर तो वो बॉल थोड़ी देर दूर जाकर रुक जाती है जबकि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रही होती। इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है वो एक डिसिपेटिव फोर्स है जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो लॉस होती है। फॉर एग्जांपल जब आप हाथ को रब करते हैं तो आपकी जो मस्कुलर एनर्जी वो वेस्ट हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो फ्रिक्शन असल में एनर्जी को डिसिपेट करती है, उसको लॉस करती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और साउंड। ये सारी चीज़ें जो है वो फ्रिक्शन में एनर्जी को लॉस करवाती हैं। अब फ्रिक्शन की दो टाइप्स होती है, एक स्लाइडिंग और एक रोलिंग फ्रिक्शन। और पहले हम बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी जो है उसको तब होती है जब दो सरफेसेस जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करती है। व्हेनेवर यू ट्राई टू स्लाइड वन सरफेस ऑन अनदर तो उनके दरमियान जो है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो, उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की भी दो टाइप्स हैं, दैट इज स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। वन बाय वन हम इसको देखते हैं कि स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या फर्क है। उसके लिए कंसीडर करें इस एग्जांपल को। यहाँ पे आप देखें एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को आप टेबल के ऊपर इस तरह से प्लेस करते हैं कि इसके साथ एक धागा बांध के उसके साथ एक पैन लटका दें। और अब यहां पे होगा क्या कि जो ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है वो नॉर्मलाइज होगा इस टेबल के रिएक्शन के साथ जो ऊपर की तरफ कर रहा है। इस वजह से ब्लॉक की ऊपर और नीचे की तरफ कोई भी मोशन नहीं होगी। फिर आप क्या करते हैं कि आप इसमें इस तरह वेट डालते हैं, थोड़ा सा कोई वेट डालते हैं, लेकिन उस वेट के डालने की वजह से ये ब्लॉक जो है वो मूव नहीं करता। एट दिस प्लेस जब ब्लॉक रुका हुआ है, स्टैटिक है, अपनी जगह पर रुका हुआ, मूव नहीं कर रहा, इस कंडीशन में ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन लग रही होगी दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अब उसके बाद आप क्या करते हैं, आप इसके अंदर जो बाट है, इस पैन के अंदर जो वेट है वो डालना शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप, स्लोली ग्रेजुअली आप उसके अंदर जो वेट है, मैस वो इंक्रीज करते जाते हैं। एक ऐसा वक्त आता है कि जब जरा सा जो वेट है वो प्लेस करने के साथ ही ब्लॉक जो है वो स्लाइटली मूव करना शुरू कर देता है। एट दैट प्लेस जब बिल्कुल हल्की सी ब्लॉक में मोशन हो रही हो, उस प्लेस पे जो फ्रिक्शन होगी उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ओके जी, आगे मूव करते हैं जो टर्मिनल वेलोसिटी की तरफ। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी को समझने के लिए आप ये कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल आपने एक बॉल अगर ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से, तो वो बॉल स्टार्ट में जब आप उसको ड्रॉप करेंगे तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट इज जीरो। फिर विद द टाइम जब आप उसको ड्रॉप करते हैं उस पर ग्रेविटी एक्ट करती है और फ्री फॉल नीचे आती है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के अंदर नीचे आती है, उसकी जो वेलोसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है। बट जिस तरह उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है विद द ड्रैग ऑफ एयर, अब चूंकि वो हवा के अंदर आ रही तो जैसे जैसे नीचे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, नीचे से जो हवा है वो भी उसके साथ एक रिएक्टिव फोर्स की तरफ उसके अगेंस्ट उस पर एक्ट करेगी और उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो जिस तरह उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी उसी तरह वो हवा के साथ उसका ड्रैग जो है वो भी बढ़ता जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बॉल की नीचे गिरने वाली स्पीड और आगे से हवा की लगने वाली जो फोर्स है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। एट दैट प्लेस जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे। यानी कि इस कंडीशन पर जो बॉल की वेलोसिटी और नीचे से जो हवा का ड्रैग लग रहा है ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और इस कंडीशन में जो बॉल है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा, उसमें मजीद एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, मजीद उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आएगी और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। अब प्रैक्टिकली अगर हम एटमॉस्फेयर खत्म कर दें, अगर हवा का ड्रैग ना हो, तो प्रैक्टिकली आप दो चीज़ों को जब आप फॉल करें, फॉर एग्जांपल आप एक मेटल बॉल और एक तरफ आप स्टायरोफोम ले लें या कपड़ा ले लें, आप उसको ड्रॉप करें तो अगर हम दरमियान में से एटमॉस्फेयर को, हवा को निकाल दें तो वो मेटल हो या कपड़ा हो वो दोनों बराबर ज़मीन के साथ जो वो टच होंगे, आके ज़मीन पर बराबर गिरेंगे। उसकी वजह क्या है कि दोनों के ऊपर ज़मीन की फोर्स जो है, जो ग्रेविटी है वो इक्वली एक्ट कर रही है।
चाहे वो मेटल बॉल हो चाहे वो स्टायरोफॉर्म हो, दोनों पर जो फोर्स लग रही है वो इक्वल है, बट ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। इसको फर्स्ट टाइम जो है वो गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया था, और उन्होंने जो पीसा टावर था, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, वहां से दो ऑब्जेक्ट को गिरा के इस चीज को जो ऑब्जर्व किया था और उन्होंने अपनी जो ऑब्जर्वेशंस थी वो प्रोड्यूस की थी। ओके जी, सेकंड जो हमारे पास दैट इज अ रोलिंग फ्रिक्शन। हमने पहले स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ा था कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस को दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है हम उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। बट कोई ऑब्जेक्ट जब रोल करता है किसी सरफेस के ऊपर हम उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे टायर जो है वो रोड के ऊपर मूव करता है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और रोलिंग फ्रिक्शन ऑलवेज लेस देन द स्टैटिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बिकॉज इसमें जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है वो बहुत कम होता है और कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है, इस वजह से जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम होती है। अब यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं जिसकी मदद से आप जो फ्रिक्शन है उसको कम कर सकते हैं। दैट इज द पार्ट्स विच स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर आर हाईली पॉलिश। आप जो सरफेस हैं उनको पॉलिश कर सकते हैं। उसके बाद फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड इज लेस देन दैट ऑफ द सॉलिड सरफेस, देयरफॉर ऑयल और ग्रीस इज अप्लाइड। हम ऑयल या ग्रीस अप्लाई करके, जैसे बैरिंग्स वगैरह के अंदर ऑयल या ग्रीस अप्लाई करके भी फ्रिक्शन जो है वो कम कर सकते हैं। उसके बाद हम जो वो कन्वर्ट करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन में, कि हम बॉल बेरिंग वगैरह इस्तेमाल डाल के जो फ्रिक्शन जो है स्लाइडिंग को कन्वर्ट करते हैं रोलिंग में, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है तो इस तरह भी फ्रिक्शन कम की जा सकती है। और उसके बाद जो हाई स्पीड व्हीकल्स हैं या तेज एरोप्लेन्स वगैरह हैं हम उनको स्ट्रीमलाइन बनाते हैं, उनकी जो शेप है वो नोकदार कर देते हैं ताकि उस पर जो फ्रिक्शन है वो कम से कम लगे, उस पर ड्रैग जो वो कम हो जाए, वो स्मूथली जो वो मूव कर सकते हैं। ये कुछ तरीके थे जिससे आप जो फ्रिक्शन है उसको कम कर सकते हैं। ओके जी, आगे नेक्स्ट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होती है दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम एंड इंपल्स। अब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसको हम मोमेंटम कहते हैं। आप इसको समझना चाह रहे हैं तो सिंपली आप ये समझे, अब ये दो चीजों से बात होगी कि आप एक ट्रक और एक बाइसाइकिल दोनों के ऊपर फोर्स लगाने की कोशिश करें तो ट्रक जो है वो मूव नहीं होगा, बाइसाइकिल मूव होगी, क्योंकि ट्रक का मोमेंटम ज्यादा है क्योंकि उसका मास ज्यादा है। इसी तरह जो तेज चीजें हरकत कर रही हैं, जो तेज जा रही होती हैं, तो स्पीड जिसकी ज्यादा होगी उसका भी मोमेंटम ज्यादा होता है। तो इन दो चीजों पर ये डिपेंड करती है, मास और उसकी वेलोसिटी के ऊपर। ओके जी, अब एक और चीज जो बड़े इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी, कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर भी, कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वो एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? ये हम पीछे पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, के यूनिट टाइम के अंदर वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब एज वी नो F इज इक्वल टू ma, और अब इस a की जगह पर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर रहा हूं, इट विल बिकम m इन डेल्टा v ओवर डेल्टा t, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू ये थी डेल्टा v ओवर डेल्टा t। यहां से t को हम उस तरफ ले जाते हैं, f डेल्टा t इज इक्वल टू m डेल्टा v या m vf माइनस vi। और इसको मैं अगर फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो हम इस t को इसके नीचे ले आए तो हमारे पास ये एक रिलेशन बन जाता है ये वाला, या इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो F इज इक्वल टू m vf माइनस vi ओवर t। और इसको मजीद अगर आप खोलें तो m को से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, m बाहर है और vf माइनस vi ओवर t। अब को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। अब ये एम वी क्या है? ये मोमेंटम है। ये एम वी आई क्या है? ये मोमेंटम है। तो हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। या इसको मजीद अगर हम
चेंज कर लें तो पी एफ माइनस पी आई को हम डेल्टा पी लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा पी इज आल्सो चेंज इन द मोमेंटम। अब ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है? ये रिलेशन हमें ये बता रहा है कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू द फोर्स दैट इज अप्लाइड। कि आप किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जो हमने पीछे पढ़ा था कि फोर्स लगने से किसी ऑब्जेक्ट में अगर एक्सेलरेशन पैदा होता है तो उसका जो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम है उस ऑब्जेक्ट का, मूविंग ऑब्जेक्ट का, वो इक्वल होगा उस फोर्स के जिसकी वजह से मोमेंटम या वो एक्सेलरेशन जो वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम जो है इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ओके जी, आगे फर्दर हम मूव करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, जैसे एक जो क्रिकेटर है वो जब बॉल को कैच करता है वो साथ अपने हाथों को भी नीचे ले जाता है ताकि जो बॉल का मोमेंटम है हाई स्पीड बॉल का उसको, उसके जर्क को रिड्यूस किया जा सके। इसी तरह जो ऑब्जेक्ट है जैसे ग्लासवेयर्स वगैरह हैं वो जब नीचे गिरते हैं तो असल में उनमें लचक नहीं होती, तो वो उस मोमेंटम की फोर्स की वजह से वो टूट जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों के अंदर ये जो आगे फ्रंट वाला पोर्शन है इसको क्रिम्पल जोन कहा जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिम्पल जोन? कि ये वो एरिया होता है जो अपॉन इंपैक्ट उस इंपैक्ट को एब्जॉर्ब करेगा। वो इंपैक्ट की वजह से जो चेंज इन मोमेंटम आएगा, उस चेंज इन मोमेंटम की वजह से उसमें फोर्स प्रोड्यूस होगी, उस फोर्स के असर को कम करने के लिए ये क्रिम्पल जोन बनाया जाता है ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर सके और एक्सीडेंट की सूरत में डैमेज जो है वो कम से कम हो सके। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, सिंपल सी फॉर्मूलाज को अप्लाई करके आप जो वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्रिकेट बॉल ऑफ मास 160 ग्राम इज हिट बाय अ बैट। एक बॉल है 160 ग्राम की, आप उसको बैट से हिट करते हैं। बॉल लीव्स द बैट विद अ वेलोसिटी ऑफ 52 मीटर पर सेकेंड। बैट से जब बॉल मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी 52 मीटर पर सेकंड है। इफ द बॉल स्ट्राइक्स द बैट विद अ वेलोसिटी ऑफ -20 मीटर पर सेकंड। अब देखिए ये माइनस क्यों है कि बॉल इस सिमत से आई, बैट पे टकराई और ऑपोजिट डायरेक्शन में गई है। तो अगर ऑपोजिट वाले को प्लस ले रहे हैं तो आने वाली जो है वो उसको हम माइनस लेंगे क्योंकि डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल बाय द बैट। तो वो फोर्स हमने मालूम करनी है जिससे बैट को हिट किया गया। द बॉल रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द बैट फॉर दिस सेकंड, 4 × 10⁻³ सेकंड्स ये टाइम दिया गया। अब देखें मास m ऑफ द बॉल इज गिवन। इनिशियल वेलोसिटी उसकी -28 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी उसकी 52 मीटर पर सेकंड है। टाइम ऑफ कांटेक्ट t = 4 × 10⁻³ f हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमें पता है f = mvf - vi/t। तो m गिवन है, vf भी गिवन है, vi भी गिवन है, t भी गिवन है। वैल्यूज को पुट करें हमारे पास फोर्स आ जाए 3200 न्यूटन, 3200 न्यूटन की फोर्स जो है उस बैट पर लगी है। ओके जी, मोमेंटम अगर हमने पढ़ लिया तो उसके बाद एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड अगर सिस्टम हो, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करी हो। ऐसा सिस्टम जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करी हो हम उसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। कभी एक आइसोलेटेड सिस्टम ने, उसमें हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का m2 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। अब चूंकि और जो v1 वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन है v2 से, मतलब इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। ऑब्वियसली ब्लू बॉल की वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो ये पिंक वाली बॉल के साथ टकरा जाएगी। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 डैश हो जाती है, इसकी वेलोसिटी v2 डैश हो जाती है। अब जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले इसका मोमेंटम क्या आएगा? m1 v1 के मोमेंटम आ जाएगा m1 v1 और इसका मोमेंटम क्या होगा? m2 v2। ये बिफोर कोलिजन है। और आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? m1 v1 डैश और इसका हो जाएगा m2 v2 डैश। नहीं, ये इसके कोलिजन के पहले और बाद के मोमेंटम है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, फाइनल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द इनिशियल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। कि अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो तो उस सिस्टम के अंदर जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम।
टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, वैल्यूज को पुट करें तो यहां से ये हमारे पास, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। ओके जी, अब यहां पर एक केस है कि अगर ऑब्जेक्ट का मास बराबर हो, m1 और v1 आपस में बराबर हो, तो क्या होता है कि फर्ज कर ले कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। अब इस हालत में ये जो सेकंड बॉल है ये रेस्ट में है, v2 इज इक्वल टू 0 और v1 इसकी तरफ जा रहा है। तो जब कोलाइड करेंगे तो जो v1 है वो 0 हो जाएगा और v2 उस वेलोसिटी से मूव करेगा जिस वेलोसिटी से v1 इससे टकराया है। मतलब ये हुआ कि अगर मैसेज इनके बराबर है, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो v1 इससे टकराने के बाद जितना मोमेंटम लॉस्ट होगा इसका, वो सारे का सारा मोमेंटम ये वाला ऑब्जेक्ट गेन कर लेगा, क्योंकि जितना मोमेंटम लॉस्ट हुआ है उतना ही गेन कर लेगा। तो ओवरऑल सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। इसकी भी आगे एग्जांपल्स हैं, सिंपल एग्जांपल्स हैं, आप इसको फॉर्मूला लगा के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। अब हम कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन इज व्हेन वी किक अ स्टोन वी गेट हर्ट, दिस इज ड्यू टू, कि जब हम स्टोन को किक करते हैं, अब स्टोन को किक करने के दौरान होता क्या है कि जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, मोमेंटम उसका ज्यादा होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, तो वो जो हर्ट है वो ड्यू टू मोमेंटम होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद है जी एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अंटिल, कि एक ऑब्जेक्ट तब तक अपनी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट जो मोशन है वो जारी रखेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे। सो जो सी विल बी द राइट ऑप्शन, कि जब एक्सटर्नल फोर्स उस पर इंक्रीज होनी शुरू होगी तो उसका जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो चेंज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स? फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है, रेजिस्टेंस कांटेक्ट है, टेंशन भी कांटेक्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अ बॉल विद इनिशियल मोमेंटम p hits a solid wall and bounce back with the same velocity, its momentum p prime after collision will be, तो p प्राइम अगर उसका मोमेंटम है तो वो सेम ही रहेगा, वो मोमेंटम जो है वो सेम ही रहेगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि देखिए यहां पर उसने बताया ये है कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, और हमें पता है कि जो मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। अब वो वेलोसिटी उसने बता दिया चेंज नहीं हुई, मास तो चेंज हो नहीं सकता, तो अगर मास भी वही है वेलोसिटी भी वही है तो मोमेंटम भी तो वही रहेगा ना। दैट्स व्हाई p प्राइम विल इक्वल टू p। A particle of mass m moving with velocity v collide with another particle of the same mass at rest, ये वो सेकंड कंडीशन है जो हमने पढ़ी थी कि अगर एक पार्टिकल रुका हुआ है, सेम मैसेज है दोनों की, एक पार्टिकल रुका हुआ है दूसरा पीछे से आकर उसको टकराएगा तो पहला रुक जाएगा और दूसरा इसका मोमेंटम गेन करके मूव कर जाएगा, तो फर्स्ट वन विल स्टॉप, फर्स्ट वन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके जी, आगे अगला है जी हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू, जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ये हमें जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो एक्सप्लेन करता है, एक्शन एंड रिएक्शन, जो एक्शन का एक रिएक्शन होता है तो मोमेंटम भी एक्चुअली उसी लॉ के जरिए एक्सप्लेन होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इन दिस केस इट इज इजी टू डिटरमिन, कि अगर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स होता है तो उसमें हम क्या इजीली प्रोडक्ट ऑफ फोर्स टाइम हम उसको इजीली जो डिटरमिन वो कर सकते हैं। अ लुब्रिकेंट इज यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू सरफेसेस टू डिक्रीज द फ्रिक्शन, द लुब्रिकेंट इज, जो लुब्रिकेंट है वो क्या करता है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ सरफेस को बचाता है। जब हम दो सरफेस के दरमियान लुब्रिकेंट लगाते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, तो असल में क्या होता है, अगर मैं अपने दोनों हाथों के दरमियान लुब्रिकेंट को लगा लूं या ग्रीस लगा लूं तो वो ग्रीस असल में मेरे हाथों को डायरेक्ट कांटेक्ट होने से बचाएगा और अपनी एक सरफेस दरमियान में बना देगा जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाती है, तो प्रिवेंट्स डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द सरफेस। सी विल बी द राइट आंसर। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली सेशन जो है वो बड़ा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। किसी भी तरह के सवाल के लिए आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे सेशन को ज्वाइन करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में नंबर्स दिए गए हैं आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।